क्या आप कभी ऐसी डरावनी जगहों के बारे में सोचते हैं जहां सीरियल किलर्स अपने शिकारों को बंद करके उनके साथ गलत व्यवहार करते हैं? क्या आप कभी किसी ऐसे कमरे में झांकना चाहेंगे जहां इंसानियत की चीखें गूंजती थीं? नहीं ना? लेकिन आज हम आपको ऐसी ही एक खौफनाक दुनिया में ले जा रहे हैं। ये कहानी है एक ऐसे सीरियल किलर की जिसका नाम सुनते ही रूह कांप उठती है, मौरी ट्रेविस। सोचिए आप एक शांत, साफ-सुथरे मोहल्ले में एक नया घर किराए पर लेते हैं। हर सुबह खिड़की से आती ताजी हवा, पंछियों की मीठी चहचहाहट और एक सुकून देने वाला नजारा। आप सोचते हैं, क्या किस्मत पाई है? लेकिन एक दिन आप टीवी ऑन करते हैं और जो आप देखते हैं, उससे आपकी रूह तक कांप जाती है। न्यूज़ में वही घर दिख रहा होता है और उसे कहा जा रहा होता है ट्रेविस का टॉर्चर हाउस। मॉरी ट्रॉय ट्रेविस का जन्म 25 अक्टूबर 1965 को अमेरिका के सेंट लुइस शहर में हुआ था। 11 साल की उम्र तक वह अपने माँ-बाप, सैंड्रा और माइकल के साथ एक सरकारी आवासीय इलाके में रहता था। सब कुछ सामान्य था, लेकिन फिर समय ने करवट ली। साल 1976 में जैसे ही शहर में प्रदूषण बढ़ा और भीड़-भाड़ ज्यादा होने लगी, ट्रेविस के माता-पिता ने शहर से बाहर एक शांत, हरियाली भरे इलाके फर्ग्यूसन में एक घर खरीद लिया। वो सोच रहे थे कि यहाँ जिंदगी बेहतर होगी, ताजी हवा और खुली जगहों में उनका बेटा अच्छे से पलेगा बढ़ेगा। शुरू-शुरू में तो सब कुछ अच्छा चला। मौरी को लोग एक शांत, थोड़ा शर्मीला लेकिन सभ्य बच्चा मानते थे। वो पड़ोसियों को नमस्ते करता, मुस्कुराकर बात करता, एक आदर्श बेटा लगता था। लेकिन कहते हैं ना, जो दिखता है वो होता नहीं। शहर बदलते ही शायद ट्रेविस के माता-पिता के रिश्ते भी बदल गए। घर शिफ्ट करने के 2 साल के अंदर ही दोनों का तलाक हो गया। अब मौरी अपनी मां के साथ अकेले रहने लगा। अकेलापन धीरे-धीरे उसकी आदत बन गया। उसने कई स्कूल बदले, लेकिन किसी भी स्कूल की वार्षिक किताब में उसकी तस्वीर तक नहीं मिली। एक शांत बच्चा, लेकिन अंदर ही अंदर कुछ बहुत डरावना पक रहा था। 13 साल की उम्र में ही मौरी को मौत में दिलचस्पी हो गई थी। वो सोचता रहता, क्या मैं किसी की जान ले सकता हूं? फिर वो अपनी इस खतरनाक सोच को जानवरों पर आजमाने लगा। पड़ोस की बिल्लियां, कुत्ते अचानक गायब होने लगे। लोग सोचते, कोई कुत्तों का गिरोह होगा, लेकिन असली शिकारी तो उनके बीच ही पल रहा था। हाई स्कूल खत्म करने के बाद मौरी सेना में भर्ती हुआ। वहां 2 साल तक उसने मेडिकल असिस्टेंट और डेंटल हेल्पर के तौर पर काम किया। इसके बाद उसने एक ट्रांसपोर्ट कंपनी और फिर एक नर्सिंग होम में काम किया। सब कुछ जैसे ठीक चल रहा था, लेकिन अंदर से मौरी को लगने लगा कि उसकी जिंदगी बेमकसद है। कोई दिशा नहीं, कोई पहचान नहीं। 22 साल की उम्र में उसने अटलांटा, जॉर्जिया के मॉरिस ब्राउन कॉलेज में एडमिशन लिया। जैसे ही सब कुछ पटरी पर आता दिखा, उसी समय वो नशे की लत में पड़ गया। अब सवाल ये था, एक गरीब कॉलेज स्टूडेंट इस लत को कैसे पूरा करेगा? पैसों की तंगी ने उसे अपराध की राह पर धकेल दिया। स्प्रिंग ब्रेक, जब ज्यादातर लोग छुट्टियां मना रहे थे, घूमने जा रहे थे या परिवार के साथ समय बिता रहे थे, मौरी ट्रेविस उसी समय पर एक के बाद एक अपराध कर रहा था। वो पूरी प्लानिंग के साथ काम कर रहा था। उसे पकड़ने का डर नहीं था, और शायद वो पैसे या कंट्रोल की तलाश में था। लेकिन उसकी किस्मत ज्यादा दिनों तक साथ नहीं दे सकी। एक चश्मदीद ने पुलिस को उसकी कार और शक्ल का सही सही बयान दे दिया। मौरी पकड़ा गया। पुलिस के सामने उसने सब कुछ मान लिया। कोई बहाना नहीं बनाया। बस बोला, मुझे कुछ याद नहीं, मैं डरा हुआ था। उसने बताया कि वो सिर्फ एक प्लास्टिक की खिलौना बंदूक लेकर लूट करने गया था। उसे लगा था कि लोग डर जाएंगे और उसे कोई पकड़ नहीं पाएगा। मुकदमे के दौरान उसके जानने वालों ने जज को सहानुभूति भरे कई पत्र भेजे। हर कोई यही कह रहा था, वो अच्छा लड़का है, गुमराह हो गया है। लेकिन क्या सच में वो बस गुमराह हुआ था, या उसके अंदर का अंधेरा अब बाहर आने को तैयार था? यही तो है इस कहानी की शुरुआत, क्योंकि असली डरावनी बातें तो अभी बाकी हैं। कैसे मौरी ट्रेविस बना एक खौफनाक सीरियल किलर, और क्या हुआ उन लड़कियों के साथ जिन्हें उसने अपने घर में बुलाया, सिर्फ एक रात के लिए। जब मौरी जेल में था, तो उसके जानने वाले लोगों ने उसके बारे में बहुत अच्छे अच्छे पत्र लिखकर अदालत को भेजे। उन्होंने लिखा कि जो कुछ भी मौरी ने किया, वो उसके असली स्वभाव को नहीं दिखाता। असल में वो एक अच्छा इंसान है। बस
नशे की लत ने उसके दिमाग पर बुरा असर डाला और वो गलत रास्ते पर चला गया। इन पत्रों में अदालत से यह गुजारिश की गई कि मौरी को सजा देने की बजाय उसकी मदद की जाए ताकि वो अपनी जिंदगी दोबारा सही रास्ते पर ला सके। 6 महीने बाद जब मौरी को सजा सुनाने के लिए अदालत में लाया गया तो उसने जज से कहा कि उसने रिहैब पूरा कर लिया है और अब वो पूरी तरह से नशे से दूर है। वो अब एक बेहतर इंसान बनना चाहता है। यहां तक कि मिसौरी के एक बहुत ही सम्मानित नेता विलियम लेसी क्ले ने भी मौरी के लिए एक पत्र लिखा। उन्होंने कहा कि मौरी अब समाज के लिए कोई खतरा नहीं है और अगर उसे एक चैरिटी एजेंसी में काम करने की शर्त पर रिहा किया जाए तो वो अच्छा काम करेगा। लेकिन जज इन सब बातों से संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने मौरी को 15 साल की सजा सुनाई। ये बात उस समय हुई जब मौरी का 24वां जन्मदिन सिर्फ 4 महीने दूर था। मौरी को इस सजा की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। उसे लगा था कि शायद अब वो नई शुरुआत करेगा, लेकिन अब उसे अपना जन्मदिन जेल की कोठरी में बिताना था। इसलिए उसने तुरंत सजा के खिलाफ अपील करने की कोशिश शुरू कर दी। जेल में 2 महीने रहकर मौरी ने जज को एक चिट्ठी लिखी। उसने बताया कि वो हर दिन अपनी जिंदगी खत्म करने की सोचता है। वो अकेले कोठरी में बंद रहता है, हर रात रोता है। उसने ये भी बताया कि जेल का खाना बहुत खराब है और वहां जिंदगी जीने जैसी कोई स्थिति नहीं है। पत्र के आखिर में उसने जज से गुहार लगाई कि उसकी 15 साल की सजा को कम कर दिया जाए। उसने कहा कि अगर उसे 120 से 180 दिन की सजा भी दी जाए तो वो सबक सीख जाएगा। लेकिन जज ने उसकी ये दलीलें नहीं मानी। अब मौर्य को समझ आ गया कि उसे जेल में ही रहना होगा, तो उसने सोचा कि अब वो शांति से सजा पूरी करेगा, कोई गड़बड़ नहीं करेगा। लेकिन मौर्य ऐसा कर नहीं पाया। जेल के शुरुआती कुछ सालों में उसके ऊपर 13 बार नियम तोड़ने के आरोप लगे। फिर भी जून 1994 में जब मौरी ने 5 साल और 3 महीने की सजा पूरी कर ली तो उसे पैरोल पर रिहा कर दिया गया। बाहर आने के बाद मौरी एक डुप्लेक्स हाउस में रहने लगा जिसमें 2 परिवार रहते थे। वहां उसकी एक बुजुर्ग पड़ोसी थीं, लिंडा हैरिस। लिंडा ने बताया कि मौरी बहुत ही शांत और सभ्य पड़ोसी था। न शोर करता, न पार्टियां करता, न ही किसी को तंग करता। उनके घर के नीचे एक साझा तहखाना था जिसमें वॉशिंग मशीन और ड्रायर रखा था। एक बार जब लिंडा नीचे तहखाने में थी तभी मौरी अचानक वहां आ गया और वो डर गई। उसके बाद मौरी ने माफी भी मांगी और तब से जब भी वो नीचे जाता कोई धुन गुनगुनाते हुए जाता ताकि कोई डर न जाए। लिंडा का बेटा भी मौरी के साथ काफी घुल मिल गया था। दोनों अक्सर बरामदे में बैठकर बात करते और बियर पीते। लेकिन मौरी की जिंदगी फिर से उलझने लगी। कुछ समय बाद मौरी फिर से नशे की लत में पड़ गया और फिर चीजें दोबारा गलत होने लगीं। जेल से रिहा होने के 4 साल बाद उसने पैरोल की शर्तें तोड़ी और फिर से उसे जेल भेज दिया गया। इस बार उसे ड्रग रखने के जुर्म में छोटी सजा मिली। 1999 तक मौरी फिर से बाहर आ गया। कुछ समय तक वो शांत रहा। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि अब क्या करे, कैसे आगे बढ़े। और फिर साल 2000 की गर्मियों में उसे शहर के पास एक होटल के अंदर बने रेस्तरां में वेटर की नौकरी मिल गई। वहां उसका एक सहकर्मी था, डेव। डेव के साथ मौरी की कुछ अजीब बातें हुईं। एक दिन मौरी ने कहा, अगर कभी मुझे ऐसी चीजों से छुटकारा पाना पड़े जो किसी को नहीं मिलनी चाहिए तो मैं ईस्ट सेंट लुइस जाऊंगा। वहां पुलिस ज्यादा नहीं है। उसकी बात सुनकर डेव को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने ज्यादा सोचा नहीं। मौरी की जिंदगी अब किस मोड़ पर जा रही थी? क्या वह फिर से पुराने रास्ते पर लौट रहा था या कुछ और बड़ा होने वाला था? कुछ महीनों बाद की बात है। एक दिन अचानक से एक शव मिला। अब बात थोड़ी दिलचस्प हो जाती है क्योंकि डेव की जो गर्लफ्रेंड थी वो एक न्यूज चैनल में इंटर्न के तौर पर काम करती थी। एक दिन मीटिंग के दौरान मौरी ने उससे ऐसे ही पूछ लिया, क्या तुम्हारे चैनल ने ईस्ट सेंट लुइस में कुछ खराब किस्म की औरतों की हत्या के बारे में रिपोर्ट किया है? अब सोचिए, मीडिया में तो इस बारे में कोई खबर ही नहीं आई थी। फिर मौरी को इस बारे में कैसे पता चला? और फिर 1 जुलाई 2000 ईस्ट सेंट लुइस में एक 61 साल की महिला मैरी शील्ड्स की लाश मिली। डेव और उसकी गर्लफ्रेंड दोनों हैरान रह गए। कहीं ये वही बात तो नहीं जिसका जिक्र मौरी ने कुछ दिन पहले किया था? या फिर ये सिर्फ एक इत्तेफाक था? अब मौरी सेंट लुइस, मिसौरी के 1001 फोर्ट ड्राइव वाले घर में रहने लगा था।
ये घर उसके परिवार का था और उसमें एक तहखाना भी था। लेकिन इस तहखाने में क्या हो रहा था, ये किसी को नहीं पता था। मौरी बचपन से ही अजीब था, वो हमेशा कमजोर लोगों को चोट पहुंचाने का शौक रखता था। लेकिन अब वो सिर्फ शौक नहीं रह गया था, अब ये एक सीरियल अपराधी की शुरुआत थी। उसने अपने घर के तहखाने को टॉर्चर रूम बना दिया था। जब भी वो अपने रेस्टोरेंट की शिफ्ट से फ्री होता, वो बाहर निकलता और सड़कों पर काम करने वाली महिलाओं को पैसे का लालच देकर घर लाता। वो उनका शोषण करता, उनसे जबरदस्ती करता और फिर उन्हें तहखाने में कैद कर लेता। वहां वो उनके साथ कई घंटे, कभी कभी कई दिन तक अमानवीय हरकतें करता। उसने इन सब चीजों की वीडियो रिकॉर्डिंग भी की थी। कुछ महिलाओं को तो वो अजीब से ड्रेस कोड में पहनने को कहता, जैसे कि सफेद कपड़े और काला चश्मा, और फिर उन्हें पागलों की तरह नाचने को मजबूर करता। और जब उसे लगता कि अब यह शिकार बोरिंग हो गया है, वो उन्हें मार देता। मैरी शील्ड्स की हत्या के 4 महीने बाद मौरी को पैरोल की शर्तों के उल्लंघन के कारण फिर से गिरफ्तार कर लिया गया और इस बार वो करीब 4 महीने जेल में रहा, 29 नवंबर 2000 से लेकर 19 मार्च 2001 तक। लेकिन रिहा होते ही मौरी दोबारा उसी राक्षसी काम में लग गया। जेल से छूटने के सिर्फ 2 हफ्तों के अंदर एलिसिया ग्रेनवेट के अवशेष वॉशिंगटन पार्क में मिले और उसके 3 दिन बाद एक और महिला की लाश ईस्ट सेंट लुइस में मिली, जिसकी पहचान आज तक नहीं हो सकी। मई से अक्टूबर 2001 के बीच 4 और महिलाओं की हत्या कर दी गई। टेरेसा विल्सन, वेरोनिका थॉम्पसन, यवोन क्रूज और ब्रेंडा बेस्ली। इनमें से एक महिला के पैर पर गाड़ी के टायर के निशान थे और 2 पीड़ितों के शरीर से मिले सबूतों में वीर्य की मौजूदगी थी, जिससे पुलिस को हत्यारे का डीएनए मिल सका। लेकिन मौरी को यह सब भी कम लग रहा था। उसे पागलपन की हद तक चाह थी कि लोग उसके बारे में बात करें, कि उसे सीरियल किलर के नाम से जाना जाए। पुलिस वाले पहले इन सारे केसों को अलग अलग देख रहे थे, लेकिन मौरी चाहता था कि ये सब एक साथ जोड़े जाएं ताकि उसके नाम का खौफ बने। और अब मौरी ने खुद पुलिस के साथ बिल्ली और चूहे का खेल शुरू कर दिया। एक दिन जब एक लोकल रिपोर्टर ने टेरेसा विल्सन की हत्या पर लेख लिखा, तो मौरी ने उस लेख को पढ़ा और तय किया कि अब वो अपनी पहचान छुपाकर उस रिपोर्टर को एक गुमनाम चिट्ठी भेजेगा। उसने इंटरनेट से एक मैप प्रिंट किया, उस पर अपने एक शिकार के छिपे हुए शव का लोकेशन मार्क किया और सीधे उस रिपोर्टर को भेज दिया। चिट्ठी के पहले ही शब्दों से साफ हो गया था, यह आदमी न तो पछता रहा था न डर रहा था। वो अपने अपराधों पर गर्व कर रहा था और चाहता था कि लोग उसकी क्रूरता को पहचानें। रिपोर्टर ने फौरन वो चिट्ठी पुलिस को दे दी। पुलिस ने मैप पर बताई जगह की खुदाई की और वहां से एक अज्ञात महिला का कंकाल मिला। अब जांच और तेज हो गई। जैसे ही पुलिस को पता चला कि यह मैप एक खास वेबसाइट से डाउनलोड किया गया था, उन्होंने उस वेबसाइट का आईपी एड्रेस ट्रेस किया। कई दिनों बाद उसी आईपी से दोबारा एक्टिविटी हुई और फिर सच सामने आया। वो कंप्यूटर जिससे मैप डाउनलोड हुआ था, वो सेंट लुइस, मिसौरी के उसी घर से जुड़ा था। 1001 फोर्ट ड्राइव, यानी वही घर जिसमें मौरी ट्रॉय ट्रेविस रह रहा था। 7 जून की सुबह पुलिस ने दरवाजा खटखटाया और एक ऐसे अपराधी की कहानी खुलने वाली थी जिसने अब तक दर्जनों औरतों की जिंदगी तबाह कर दी थी। दोस्तों, आधी रात का समय था। जब सब लोग गहरी नींद में सो रहे थे, तभी एक घर का दरवाजा अचानक खुलता है। सामने खड़ी होती है पुलिस की टीम और दरवाजे पर आता है वो शख्स, घर का मालिक, नींद से उठा हुआ, गुस्से से भरा हुआ। वो पुलिस से तेज आवाज में पूछता है, इस समय परेशान करने की क्या जरूरत थी? अब यह शख्स कोई और नहीं, मौरी ट्रेविस था। वही इंसान जिसे ज्यादातर लोग एक सीधा सादा और शांत लड़का मानते थे, लेकिन उस रात उसका चेहरा कुछ और ही कहानी बयां कर रहा था। पुलिस वालों ने मौरी को एक नक्शा और एक अजीब सा पत्र दिखाया। मौरी ने तुरंत कह दिया, मुझे कुछ नहीं पता, और वो तो दरवाजा बंद ही करने वाला था। तभी पुलिस ने साफ कह दिया, ये जो पत्र है, ये तुम्हारे कंप्यूटर से भेजा गया है। अब उसके पास कोई रास्ता नहीं था। उसे पुलिस को घर के अंदर आने देना ही पड़ा। अगले 1.5 घंटे तक मौरी ने हर कोशिश की कि बातचीत उसके मुताबिक चले। जैसे ही पुलिस कुछ सीधा सवाल पूछती, वो बात बदल देता और उसे लग रहा था कि वो पुलिस को बेवकूफ बना रहा है। लेकिन तभी
दरवाजे पर एक और दस्तक हुई। इस बार पुलिस के पास सर्च वारंट था, यानी अब उन्हें पूरे घर की तलाशी लेने का अधिकार था। अब मौरी का असली रूप सामने आया। वो गालियां देने लगा, गुस्से में चीखने लगा और चिल्लाया, मुझे दरवाजा खोलना ही नहीं चाहिए था। पुलिस को तब तक समझ आ चुका था कि कुछ तो है इस घर में। बहुत जल्द फॉरेंसिक टीम ने तहखाने की दीवारों, फर्श और कालीन के नीचे खून के निशान ढूंढ निकाले। ये खून सिर्फ एक नहीं, बल्कि कई अलग अलग लोगों का था। नीचे टीम तहखाना खंगाल रही थी और ऊपर जासूस मौरी से बात कर रहे थे। उन्होंने मौरी को एक फोल्डर दिखाया जिसमें कई लड़कियों की तस्वीरें थीं। पुलिस को शक था कि ये सभी लड़कियां उसकी शिकार हो चुकी थीं। उन्होंने मौरी से पूछा, क्या आप इनमें से किसी को पहचानते हैं? मौरी ने बड़ी ही बेरुखी से फोल्डर देखा और बोला, नहीं, मैंने इन्हें कभी नहीं देखा। लेकिन 10 मिनट बाद अचानक वो खुद कहने लगा, क्या मैं उन मृत लड़कियों की तस्वीरें फिर से देख सकता हूं? बस यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। पुलिस ने कभी नहीं बताया था कि ये लड़कियां मारी जा चुकी हैं, और ये बात अब साफ हो चुकी थी। मौरी सब जानता था। उसने सिर झुका लिया, कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, मैं आपको ईस्ट सेंट लुइस ले जा सकता हूं, जहां एक और पीड़िता की बॉडी है। रास्ते में मौरी ने कबूल कर लिया, उसने अपनी पहली हत्या 19 साल की उम्र में की थी, और उसके लिए वो एक ताकत और कंट्रोल जैसा एहसास था। लेकिन जब कार पुल के पास पहुंची तो मौरी अचानक पलट गया। उसने कहा, मुझे जेल ले चलो, मैं कुछ नहीं बताने वाला। अब पुलिस को साफ हो गया वो झूठ बोल रहा है, इसलिए वो उसे सीधे स्टेशन ले गए। पुलिस ने अब एक पुराना तरीका अपनाया। मौरी को एक सॉफ्ट ड्रिंक दी गई। उसने पीकर कैन डस्टबिन में फेंक दी। बाद में उसी कैन से डीएनए लिया गया और मृत महिलाओं के डीएनए से मिलाया गया। नतीजा चौंकाने वाला था, डीएनए मैच हो चुका था। फिर पुलिस ने मौरी की कार की तलाशी ली और उसमें मिले टायर के निशान एक पीड़िता के पैरों पर मिले निशानों से मैच हो गए। अब मौरी पर 3 औरतों की हत्या का पक्का सबूत था। लेकिन असली डरावना सच तो अभी सामने आना बाकी था। पुलिस जब मौरी के घर की ओर गहराई से तलाशी ले रही थी तो उन्हें कई वीडियो टेप्स मिले। एक टेप पर लिखा था, हमारी शादी का दिन। शुरुआत में वीडियो में एक शादी का सीन था, सब ठीक लग रहा था। लेकिन कुछ मिनट बाद स्क्रीन पर जो दिखा उसने सभी को हिलाकर रख दिया। अब स्क्रीन पर दिखी एक औरत जो एक लकड़ी के खंभे से जंजीर से बंधी हुई थी। जो कुछ आगे हुआ वो इतना भयानक और डरावना था कि वीडियो देखने वाले पुलिस ऑफिसर्स को मनोवैज्ञानिक इलाज की सलाह दी गई। इन वीडियोस के बाद मौरी के संभावित शिकारों की संख्या बढ़कर 12 तक पहुंच गई। पुलिस को घर में स्टन गन, टॉर्चर के उपकरण, अखबारों की कटिंग्स और दूसरी डरावनी रिकॉर्डिंग्स भी मिलीं, जिसमें मौरी अपने पीड़ितों को दर्द देता, उनका मजाक उड़ाता और उन्हें मानसिक रूप से भी तोड़ता। एक वीडियो में तो वो एक औरत से ये पूछता है, अपने बच्चों से कुछ कहना चाहोगी? जब तुम मेरे पास हो, उन्हें कौन पाल रहा है? वो सिर्फ उनका शरीर नहीं, उनकी आत्मा को भी कुचल रहा था। दोस्तों, मौरी ट्रॉय ट्रेविस ने ना जाने कितनी महिलाओं की जान ले ली थी, और फिर जैसे कुछ हुआ ही ना हो, वह अक्सर उनके शवों को सेंट लुइस के बाहरी इलाके में जाकर फेंक देता था। हर बार एक नई लड़की, हर बार वही पैटर्न। लेकिन जब पुलिस ने सारे सबूत जुटाकर उसे सामने रखे, तब मौरी को समझ आ गया कि अब उसका बच निकलना नामुमकिन है। उसे पता था कि अब वो सारी जिंदगी जेल में बिताएगा, और जेल की जिंदगी किसी सजा से कम नहीं होती। वहां न तो आजादी थी और न ही उसका वहशियाना खेल। सेंट लुइस काउंटी की जेल को पहले ही अलर्ट किया गया था, मौरी पर सख्त निगरानी रखनी चाहिए। लेकिन अफसोस, सारी एहतियातें नाकाफी साबित हुईं। 10 जून 2002 की सुबह जब जेल गार्ड उसकी कोठरी की तरफ गया तो वहां मौरी जिंदा नहीं था। उसने अपनी ही चादर से फंदा बनाकर आत्महत्या कर ली थी। मरने से पहले मौरी ने अपनी मां के नाम एक चिट्ठी छोड़ी थी। उसमें उसने अपनी मां से माफी मांगी उस दर्द के लिए जो उसने उन्हें दिया। उसने लिखा था कि कैसे वो महज 13 साल की उम्र से ही ऐसी हिंसक कल्पनाओं में खो जाता था। उसे खुद भी नहीं पता था कि ये विचार उसके दिमाग में कहां से आते थे। उसने ये भी लिखा, मैंने कभी भी अपने जीवन में न तो सामान्य महसूस किया और न ही खुश, और इसलिए उसने मरना ही बेहतर समझा।
लेकिन जो सबसे हैरान करने वाली बात थी, उस पूरी चिट्ठी में मौरी ने एक बार भी अपने पीड़ितों का जिक्र नहीं किया। न तो किसी एक का नाम, न कोई पछतावा, न कोई माफी। उसे फर्क सिर्फ अपनी मां की तकलीफ से पड़ा। बाकी दुनिया उसके लिए जैसे कोई मायने ही नहीं रखती थी। आज भी यह रहस्य बना हुआ है कि उसने कितनी महिलाओं की जान ली थी। हालांकि अपनी आखिरी चिट्ठी में उसने लिखा था, मैंने 17 औरतों को इस दुनिया से विदा किया है। लेकिन कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि असली संख्या 20 से भी ज्यादा हो सकती है। मौरी की मौत के 12 साल बाद वही घर जिसमें उसने इतने भयानक अपराध किए थे, एक बार फिर किसी के रहने के लिए तैयार किया गया। इस घर को किराए पर लिया एक लड़की ने, नाम था कैटरीना मैकहो। कैटरीना को कुछ भी नहीं बताया गया था। उस घर की मालकिन यानी मौरी की मां सैंड्रा ट्रेविस ने बिना एक शब्द कहे उसे किराए पर दे दिया। एक शाम कैटरीना अपने घर के लिविंग रूम में बैठी थी। टीवी पर एक डॉक्यूमेंट्री चल रही थी। अचानक स्क्रीन पर एक तस्वीर आई और वो चौंक गई। वो तस्वीर उसी घर की थी जिसमें वो बैठी थी। वो डर के मारे कांपने लगी जब उसे पता चला कि उसी घर के तहखाने में, ठीक उसके पैरों के नीचे, कई मासूम लोगों को टॉर्चर किया गया था, मारा गया था। वो लकड़ी का खंभा जहां मौरी अपने शिकारों को बांधता था, आज भी उस तहखाने में मौजूद था। और सबसे डरावनी बात यह थी, उसकी 2 साल की बेटी अक्सर उसी खंभे के पास खेला करती थी। कैटरीना ने तुरंत फैसला किया, वो अब 1 मिनट भी उस घर में नहीं रह सकती। उसने सैंड्रा से संपर्क किया और पूरी बात बताई। उसे लगा कि घर की मालकिन शायद समझेगी, लेकिन सैंड्रा ने ठंडेपन से कहा, लीज एग्रीमेंट खत्म होने से पहले तुम नहीं जा सकती, या फिर पूरी रकम चुकानी होगी। इससे पहले कि कैटरीना टूट जाए, सेंट लुइस हाउसिंग अथॉरिटी ने इस मामले में दखल दिया। आखिरकार कैटरीना को वहां से जाने की इजाजत मिली। एक रियल एस्टेट वेबसाइट पर बाद में दिखाया गया कि 1 महीने के अंदर वो घर बेच दिया गया। उस घर की कीमत क्या थी इसका अब तक कोई खुलासा नहीं हुआ, लेकिन वो घर जिसकी दीवारों ने इतने गुनाहों को चुपचाप देखा था, आज भी खड़ा है और शायद कुछ कह नहीं रहा, बस सब कुछ महसूस कर रहा है। दोस्तों, मौरी ट्रेविस की यह कहानी बताती है कि कैसे कुछ लोग बाहर से एकदम शांत और आम दिखते हैं, लेकिन अंदर से एक राक्षस होते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी सतर्क रह सकें। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, क्योंकि ऐसी ही सच्ची और चौंकाने वाली कहानियां हम लाते रहते हैं। नीचे कमेंट में जरूर बताइए, क्या आप उस घर में कभी रह सकते थे? धन्यवाद।